नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं मंगाड़ी गांव हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर जिले सिंह काटीवाल जी एडवोकेट हिसार से, जिन्होंने डास्पी के अंदर बड़े लंबे टाइम से अपनी सेवाएं दी हैं, हिसार कोर्ट के अंदर सेवाएं दे रहे हैं और ये SC/ST एक्ट के विशेषज्ञ भी हैं। आज हम जानना चाहेंगे SC/ST एक्ट की विशेष जानकारियां जो आज तक हमारे को नहीं पता था। अब हम जानना चाहेंगे सर से, सर ये SC/ST एक्ट कब बना, कैसे बना? ये SC/ST एक्ट तो 1955 के अंदर बना था, लेकिन उससे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 17 के अंदर जो छुआछूत थी उसको अपराध मान लिया गया था। उसी के जब आर्टिकल के अंदर प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन कर दिया भी ये जो छुआछूत है ये एक अपराध है, उसी के अपराध मानते हुए, क्योंकि किसी भी अपराधी को सजा देने के लिए कानून की जरूरत होती है, उसके लिए फिर 1955 के अंदर अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया था भी छुआछूत किसी के साथ न करें 1955 के अंदर। फिर उसके पश्चात इसके अंदर अमेंडमेंट होते रहे। फिर उसके अंदर अमेंडमेंट होने के बाद 1975 के अंदर बना था सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक। लेकिन फिर कानून के अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं। फिर लास्टली जब 1989 के अंदर इसका अमेंडमेंट हुआ तो इसका नाम रख दिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। इसके अंदर क्या किया था, इस एक्ट के अंदर जो हमारा बना दिया गया था, और उसके पश्चात 1995 के अंदर रूल आ गए थे इसी एक्ट से संबंधित। और लास्टली जब इसके अंदर आगे फिर इसके अंदर सुधार हुआ। सबसे बढ़िया अमेंडमेंट जब कानून बहुत ही मजबूत कानून बना था वो 2016 के अमेंडमेंट के अंदर बना था। 2016 के अमेंडमेंट के पश्चात जब 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का सुभाष कश्यप महाजन का जो केस आया था, उसके अंदर इस जो हमारी SC/ST एक्ट की जो धारा थी, अजमानती थी धारा, उसके अंदर ये कह दिया था कि जिसके अंदर जमानत हो सकती थी। फिर हमारे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने पूरे देश के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन किया था जो आज के इतिहास में शायद विश्व में इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। उसके पश्चात जो मौजूदा सरकार थी वो सरकार झुकी, उस सरकार ने इसके अंदर दोबारा फिर अमेंडमेंट किया। उस वो अमेंडमेंट था सेक्शन 18A इसके अंदर जोड़ दिया, और सेक्शन 18A जोड़ने के पश्चात ये दोबारा फिर वो सेम पोजीशन होगी इसके अंदर भी तुरंत FIR और इसके अंदर जमानत न होने का प्रावधान कर दिया। जी सर, इसके उद्देश्य क्या है सर? सर इसके मेन जो हमारा एक्ट है, इसके मेन उद्देश्य क्या है? इसके अंदर उद्देश्य है एक तो जो SC/ST जो समाज है उसको न्याय देना, उसकी रिलीफ देना और उसका पुनर्वास करना। और ये एक इसका उद्देश्य जो खास मेन उद्देश्य इसको न्याय देना। इसके अंदर जो हमारा एक्ट है इसके अंदर स्पीडी ट्रायल का प्रोविजन किया गया है। इसके अंदर क्या क्या अभी 2 महीने के अंदर किसी भी शेड्यूल कास्ट के साथ एट्रोसिटी होती है तो उसका जो केस होता है 2 महीने के अंदर ही ट्रायल उसका पूरा करो। और इसके अंदर एक विशेष प्रोविजन क्या है, अभी ये अपराध के अंदर इसके अंदर सजा देखो कम है, वैसे तो इस एक्ट के 6 महीने और 5 साल की अधिक सजा होती है, लेकिन उसके बावजूद ये सेशन ट्रायल है। जी सर। सर पीड़ित कौन कौन होता है? इसके अंदर पीड़ित की डेफिनेशन अब कुछ टाइम पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर भी आई थी, लेकिन ये पीड़ित हमारा जो SC/ST एक्ट है सेक्शन 2EC के अंदर डिफाइन किया हुआ पीड़ित कौन होते हैं। इसके अंदर पीड़ित वे व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, साइकोलॉजिक रूप से किसी भी तरह का हम मानसिक या शारीरिक हार महसूस करते हैं, कुछ भी इस मान सकते हैं, वो इसके अंदर पीड़ित की श्रेणी के अंदर आता है। जिस पर माता पिता आते हैं, उसके बच्चे आते हैं, उसकी अगर कोई व्यक्ति डेथ करती है, सुसाइड करे, उसकी विडो इसके अंदर आती है, ये सभी पीड़ित की श्रेणी में आते हैं। और इनको सरकार की तरफ से अनेक तरह के प्रोविजन है इसके अंदर, ऐसे एक्ट के अंदर, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। कौन कौन अपराध इसमें शामिल है? इसके अंदर फर्स्टली अपराध जो इसके अंदर डिफाइन किया गया है, इसके अंदर क्या है, अगर कोई व्यक्ति SC/ST समाज का कोई व्यक्ति है, उसके ऐसा पदार्थ जो घृणात्मक पदार्थ हो, फॉर एग्जाम्पल पेशाब पिलाना,
थूक देना, थूकर चटाना। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा भाई, उस व्यक्ति ने दलित समाज का व्यक्ति था, मूछें रखी हुई थी, उसको पहले पीटा, उसके पश्चात उसको थूक के चटवाना। ऐसे जो पदार्थ होते हैं, ऐसा कार्य करना इस एक तो इसकी श्रेणी में आता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, ऐसा ही घृणित पदार्थ, घृणित पदार्थ मानो यानी कि मलमूत्र, गोबर, पशु शव, या कोई ऐसा पदार्थ जो अपने समाज के अंदर या सिविल सोसाइटी के अंदर उसको अच्छा न समझा रहा है, वो SC/ST व्यक्ति के मकान के सामने गिरना, उसके आसपास डालना भी SC/ST एक्ट के दायरे के अंदर आता है। और इसके अंदर क्या आता है, SC/ST व्यक्ति के जूतों की माला डालना, उसके कपड़े उतारना, उसको नग्न करना। SC/ST व्यक्ति का जिस प्रकार एक प्रोविजन, जिस तरह हम किसी रास्ते को जा रहे हैं, उस हमारा रास्ता रोकना, ये सभी ये भी चीजें SC/ST एक्ट के अंदर अपराध मानी गई है। और इसके अंदर क्या है, जिस तरह अभी कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, उसको ये कह दे आपको गांव छोड़ना पड़ेगा, या उसको छोड़ने के लिए मजबूर करना, या उस व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक बायकॉट की धमकी देना, या कोई धार्मिक स्थल है या पूजा स्थल है वहां पर जाने से रोकना, पूजा करने से रोकना, कोई धार्मिक आयोजन है उसमें शामिल होने से रोकना, या फिर हमारा कोई जिस प्रकार ऐसी समुदाय का कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ जमीन है, उस जमीन पर कब्जा करना, उस जमीन पर सिंचाई करने से रोकना, या सरकार के द्वारा कोई भी आवंटित जमीन है, सरकार ने जिस तरह 100 गज के प्लाट दिए थे, वे प्लाट हमें आवंटित कर दी सरकार ने, उन प्लाट के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर कब्जा करता है तब भी इस SC/ST एक्ट की श्रेणी के अंदर आएगा। एक और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है, कई बार भाई लोग कहते हैं भी SC/ST एक्ट के अंदर सिर्फ वही मुकदमा था जिसके अंदर किसी व्यक्ति को जाति सूचक गाली दी जाती है। जाति सूचक गाली किसको मानते हैं, चमार करना, ढेर करना, चूड़ा करना, कमीन करना, इन 4-5 शब्दों को जाति सूचक गाली कहते हैं। अगर कई हमने देखा प्रशासनिक जो जांच करते हुए कहते हैं इसमें जाति सूचक गाली तो है नहीं, ऐसी एक्ट कैसे बनेगा। लेकिन इस ऐसे 2 धाराएं इसके अंदर क्या है, 3 की, एक के अंदर तो सार्वजनिक स्तर पर जाति सूचक गालियां देना, दूसरा क्या इसके अंदर क्या है, सार्वजनिक स्तर पर वैसे गाली देना भी SC/ST एक्ट के दायरे के अंदर आता है। एक जो साधारण गाली जो दी जाती है, साधारण गाली, वो भी उसके एक्ट के अंदर आती है। अगर आपने किसी कह दिया ये कह दिया, अगर साहब आप जा रहे हो तेरे को जान से मार दूंगा, ये SC/ST एक्ट बनेगा उसके अंदर। एक आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ इसके अंदर, अगर किसी व्यक्ति ने स्टूल कास्ट के व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ मार दिया, अगर वो तो उसके अंदर क्या थप्पड़ मार दिया तो SC एक्ट का मुकदमा बनेगा, उसकी FIR भी की जाएगी। इसका अगर उल्टा अगर हम देखें, क्योंकि SC/ST एक्ट के अंदर जितने भी अपराध है वे सारे संज्ञेय अपराध है, उन संज्ञेय अपराधों की FIR दर्ज होती है। अगर ऐसा ही हुआ, अगर हम जनरल कास्ट के साथ होते हैं तो उसकी FIR नहीं हो सकती 323 की, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है। इसलिए हमारे जिसे जो ऐसे समुदाय के व्यक्ति उनको इस पर का विशेष रूप से ध्यान रखना है भी, उनका जो SC एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है, सारे जो भी जो अपराध है, सारे संज्ञेय अपराध है, सभी का मुकदमा दर्ज होता है। एक जिस तरह हमारा कोई भी कब्रिस्तान है, किसी भी कब्रिस्तान में दफनाने से कोई मना करता है, या शमशान घाट, या फिर कई जगह जिस तरह हमारे गांव के अंदर शमशान घाट शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशली छोड़ रखा है, अलग से पंचायत ने रेजुलेशन पास कराया और ये कह दिया अभी ये शमशान भूमि शेड्यूल कास्ट के बच्चों के दफनाने के लिए है। यानी कि जर्नल जो कैटेगरी के जो है वो शमशान घाट अलग है यहाँ पर, और शेड्यूल कास्ट के अलग है। अलग, ये बात सही है आपकी, अलग अलग भी है यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक जो बड़े व्यक्तियों का मुर्दा दफनाने के लिए वो अलग है हमारा यहाँ पर, ये चीजें अलग है, लेकिन अलग अलग, यानी कि मनुष्य के साथ साथ जाति न होकर मरने के बाद भी जाति रहती है। यहाँ पर है चीजें, क्योंकि उसके अंदर जो रेजुलेशन है पंचायत, उसके अंदर ये प्रोविजन है। लेकिन उसके अंदर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो बात अलग है। उसके अंदर क्या किया, एक जनरल कास्ट के व्यक्ति ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, कब्जा करने के पश्चात उसने ट्रैक्टर से उसको बांध दिया और उसको गोली मार दी, जो शमशान भूमि उसके ऊपर शमशान। फिर गांव के लोगों के अंदर काफी रोष हुआ, फिर हमारे पास अभी ऐसे बात हुई तो हमने उसकी कंप्लेंट करी, उसके ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज, जो आप मुकदमा चलने लग रहा है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रैक्टिकली बात है, अगर कोई शमशान भूमि के ऊपर आपको जाने से रोकता है, दफनाने से रोकता है, तब भी उस व्यक्ति के ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा। और अगर हमने हमारे किसी भी पूर्वज को वहां पर दफना दिया और हमारा संस्कार पूरा हो गया, 2 दिन बाद में कोई व्यक्ति उस हमारी शमशान
करने वाले कबर ही माने या जो कुछ भी माने उसको, अगर उसको खोदता या उसकी उस जगह को अपमानित करता तब भी ऐसी एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा। इस बात का हमारे साथियों ने नोट करना है। जी जी। दूसरी बात क्या होती है हमारे इसके अंदर, अगर इलेक्शन होते हैं हमारे, इलेक्शन के अंदर नॉर्मली जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं कहते हैं कि आपने उस व्यक्ति को वोट देना है। जी सर। ठीक है, इस दौरान अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि आपने उस व्यक्ति को वोट देना है या फिर किसी वजह से आपको प्रभावित करता है, अगर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति उस की कंप्लेंट करता है तो वो भी SC एक्ट के अंदर दायरे के अंदर आता है। जी। दूसरी बात क्या होती है, अगर आपको इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के पश्चात हो सकता है उसका चॉइस का किसी का चॉइस का कैंडिडेट हार गया और वो घर जाके ये कहता भी, या घर जाके नहीं तो रास्ते में कहता है भी आपने मेरे कैंडिडेट को क्यों नहीं वोट दिया, ये भी SC एक्ट के दायरे के अंदर। अच्छा, ये भी दायरे के अंदर दायरे के आता है भाई, उसको यानी कि रोक के बोलना भाई आपने मेरी वोट क्यों नहीं दिया, उसकी वोट क्यों दिया, पहले दूसरा जो प्रत्याशी होता है, ये SC एक्ट के दायरे के अंदर, ये प्रोविजन SC एक्ट के अंदर। जी जी जी। तो ये लोक सेवक जो है पब्लिक सर्वेंट, उसमें जो ड्यूटी का कार्य क्या क्या होता है? इसके अंदर ये जो मैंने कुछ पहले बताए थे, इसके अंदर अपराध की श्रेणी में आते थे। एक दो और अपराध में बताता हूँ। इसके अंदर जो मैन है, जिस तरह महिला, हमारी जो शेड्यूल कास्ट की महिला है उनका पीछा करना, छेड़छाड़ करना, जी जी जी, या फिर रेप हो जाते हैं या फिर और भी कोई घटना घटती है तो ये भी SC एक्ट के दायरे के अंदर आता है। दूसरा बात, कोई भी हमारी सार्वजनिक स्थल है उसके ऊपर कोई जाने से रोकता है, जिस तरह कोई शैक्षणिक संस्थान है दाखिला करने से रोकता हमें, या फिर हॉस्पिटल में जाने से कहता आप हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, या फिर कोई कोई ये कहता भी आपको हम काम नहीं देंगे, या फिर कोई दुकान पे जाता, जनरल कार्ड की दुकान है, वो कहता मैं आपको सामान नहीं दूंगा। ये सब चीजें इसके दायरे के अंदर आती है। अब आपकी बात आती है पब्लिक सर्वेंट की क्या क्या ड्यूटियां होती है। जी जी जी। पहले कहा जाता है या तो पुलिस थाने के अंदर SHO के पास जाएगा या चौकी के अंदर जाएगा। वहां पर पब्लिक सर्वेंट की सबसे पहले ड्यूटी क्या होती है, या तो फिर जो पीड़ित है अपनी लिखित कंप्लेंट दे, वो लिखित कंप्लेंट उन्होंने लेनी पड़ेगी, या फिर उसके पास लिखित कंप्लेंट नहीं है तो अपने बयान दर्ज कराए, उसी टाइम उन्होंने बयान दर्ज कराने पड़ेंगे और बयान के ऊपर साइन करवाने पड़ेंगे। उसके पश्चात क्या काम होता है, वो जांच अधिकारी का तुरंत मुकदमा दर्ज करे, जिसको हम FIR बोलते हैं। जी, FIR दर्ज करने के पश्चात उस मुकदमे की कॉपी जो FIR होती है वो बिल्कुल फ्री में देनी होती है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, उसको फ्री में उपलब्ध करवाए जो भी पीड़ित होता है। तीसरा इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा गवाह और पीड़ित होते हैं उनके सही तरह से बयान दर्ज करे, और इस SC एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन करता है, 60 दिन के अंदर चालान पेश करें। और इसके अंदर एक रूल है सेवन, उसके अंदर तो इतना भी है भी, अगर आप कोई जांच कर रहे हैं 30 दिन के अंदर अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट जो आपने जांच करी है वो अपने हायर ऑफिसर को, जिस तरह SP को, DGP को आपने भेजनी पड़ेगी। आपने जांच कैसे करी है, कहां तक रही है, उसकी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर भेजनी पड़ती है। ये प्रोविजन रूल 7 के अंदर किया हुआ है। जी जी जी। और उसके पश्चात अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, जो मैंने आपको ड्यूटियां बताई, इन ड्यूटियों की अनुपालना नहीं करता कोई भी व्यक्ति, तो SC एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर प्रोविजन दिया गया है भी उसके खिलाफ सेक्शन 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अब मुकदमा भाई सिविल सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा या जो भी जांच अधिकारी, जांच हम मुकदमा दर्ज किसी से खिलाफ हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, इसके कर्तव्य क्या क्या है सर? कर्तव्य जो मैंने बताए थे आपको जी, भाई FIR दर्ज करेगा, बयान देगा, ये कर्तव्य आ गए इनके पब्लिक सर्वेंट के कर्तव्य है जो मैंने बताया पहले। जी जी जी। और अगर इन कर्तव्यों को पालन नहीं करता तो फिर क्या होगा सर? तो फिर सेक्शन 4 के अंदर प्रोविजन दे दिया भी इस जो जांच अधिकारी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मुकदमा दर्ज करने की पावर सिर्फ SHO के पास होती है, और सिर्फ और सिर्फ SHO, थाने का जो थाना अध्यक्ष बोलते हैं, थाना प्रबंधक बोलते हैं, SHO जो भी आप कॉमन लैंग्वेज जो भी बोलते हैं, उसके पास मुकदमा दर्ज करने की पावर सिर्फ उसी के पास होती है। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है कोई भी, मुकदमा दर्ज करने के पश्चात उस SHO की पावर SC एक्ट के अंदर खत्म हो जाती है। वो सारी पावर फिर DSP के पास चली जाती है। सेक्शन 7 जो रूल होता है हमारा, जो SC जो रूल बने हुए हैं, वो रूल के में लिखा हुआ है अभी SHO यानी कि DSP के अलावा कोई भी अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकता। SHO की पावर खत्म हो जाती है।
लेकिन अब मैं दोबारा उसी बात पे आता हूँ, अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो सबसे पहले जो भी हमारे जो पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी जो कंप्लेंट है या बयान दर्ज कर ले तो ठीक है, फिर भी अगर बयान दर्ज करने के पश्चात भी अगर आपका मुकदमा दर्ज नहीं होता तो आप अपने बयानों को लिखित कंप्लेंट बनाए, उसको लिखित कंप्लेंट। पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ की ये बात हुई। हाँ, पब्लिक सर्वेंट यदि कार्य नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? उसके बता रहा हूँ आपको जी। अगर आपके बयान लिए हैं या फिर आपने कंप्लेंट दी है, उसकी अगर आपका एसएचओ है मुकदमा दर्ज नहीं करता, उसके पश्चात आप उसका क्या करो, अपने बयान जो दिए हैं उन बयानों को लिखो, एज ए कंप्लेंट लिखो, उसको कंप्लेंट बनाओ। कंप्लेंट की रजिस्टर्ड कॉपी आप एसएचओ के पास भेजो, डीएसपी के पास भेजो और एसपी के पास भेजो जी। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता उसके बावजूद भी, वैसे तुरंत एफआईआर करने की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो एसएचओ है, जो आईओ था बयान दिए उस वक्त, और डीएसपी, इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इनके तीनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन एक आपको चीज बताता हूँ इसी के अंदर, अगर हम एससी एक्ट से थोड़ा हटके मैं जो इससे रिलेटेड चीजें वो थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो सीआरपी से आप देखोगे ना, सेक्शन 154 सीआरपीसी का, वो भी क्या कहता है, वो भी यही कहता है कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। और एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसका नाम ललिता कुमारी, काफी फेमस केस है। ललिता कुमारी के अंदर भी यही कहा है भी अगर गोविंदनेबल ऑफेंस है किसी भी दरखास्त के अंदर, किसी ने पीड़ित किसी ने भी दरखास्त दी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का नहीं, चाहे कोई भी हो, तो तुरंत एफआईआर करो, ये इसके अंदर प्रोविजन है। लेकिन अगर तुरंत एफआईआर नहीं करते सेक्शन 4 तो लगेगा। लेकिन आईपीसी के अंदर प्रोविजन कर रखे 166, 166 217। एक इसी के अंदर मैं आपको एक कड़ी जोड़ना चाहता हूँ महिला विरुद्ध अपराध की, जिस तरह क्योंकि हमारी जो इसके अंदर समाज के अंदर महिलाओं के खिलाफ भी अपराध होते हैं। महिलाओं के लिए तो स्पेशल जो सेक्शन आईपीसी 166 जोड़ रखा है, उसके अंदर सेक्शन ही लिख रखे हैं। अगर महिला विरुद्ध अपराध की कोई भी जांच अधिकारी, कोई भी एसएचओ मुकदमा दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ 166 ये तो स्पेशल धारा जोड़ रखी, उसके अंदर सेक्शन ही लिख दिए, 354 होगी, 376 होगी, 509 होगी। अगर इन सेक्शनों से रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेंट आती है महिला की, तो तुरंत ये धाराएं लग जाएंगी। हाँ, उस वो ऐसा बच ही अधिकारी के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ, ये जो अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है उसके खिलाफ लग जाएगी, उसके खिलाफ लग जाएगी ऑटोमेटिक प्रोविजन, ऑटोमेटिक उसे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जी। अच्छा, कंप्लेंट करनी नहीं हूँ मैं चाहती नहीं, मैंने एक फला कंप्लेंट दी थी जिसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज होना था, ये इस अधिकारी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, इसके खिलाफ 166 का पर्चा दर्ज किया जाए तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन जो ऑटोमेटिक वाली बात करें, अगर ये मैकेनिज्म डेवलप हो जाए ना, जिस प्रकार अगर किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करी और ये भाई एससी एक्ट के अंदर सेक्शन 4 है और आईपीसी के 166 217 धाराएं जोड़ रखी हैं, अगर ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जाए, बिगर को एफआईआर दर्ज नहीं करता उसके ऊपर ऑटोमेटिक एफआईआर हो जाए तो अपराधी खत्म हो जाएंगे। जो पुलिस वाले जो गड़बड़ करते हो गड़बड़ नहीं होगी ना, असली बात ये है। मैं तो ये कहता हूँ अगर इसका ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाए ना भी, जितनी भी थाने के अंदर कंप्लेंट जाए में एक सिस्टम के अंदर अपलोड होनी चाहिए। अपलोड होने के पश्चात अगर मुकदमा दर्ज है तो ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि हम जो पीड़ित होगा चाहे कोई भी हो उसको न्याय दे सके। जी, ये उसका ये चीजें हैं। और अब हम इसके अंदर एक चीज जो SC/ST एक्ट के अंदर क्या है, सेक्शन जोड़े गए इसके अंदर 120 भी जोड़ दिया, 323 जोड़ दिया, 324, 325। इसके अंदर क्या है भी, अगर कोई भी वो धारा लग गई, अगर किसी ने मारपीट कर दी सिंपल, या किसी ने चोट मार दी, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है तो उसके ऊपर SC एक्ट लगेगा। जो धारा हमारी जोड़ी गई, जो 2016 का अमेंडमेंट था ना, उसके अंदर ये धारा जोड़ी गई, 354 जोड़ी गई, 356 जोड़ी गई, 506 है, 341 है, 447 है और 509 धारा है, ये कई धाराएं जोड़ी गई हैं। अब ये धाराओं की अगर एफआईआर दर्ज होती है ना तो ऑटोमेटिक ही SC एक्ट लग जाता है, ऑटोमेटिक लग जाता है। ये ऑफेंस है, ये ड्यूटियां हैं कुछ इसके अंदर। उसके पश्चात अगर हम आगे की बात करें तो एक 2016 के अंदर अमेंडमेंट और हुआ था सेक्शन 8 के अंदर, उसके अंदर सेक्शन 8C एक धारा जोड़ी गई थी जी। उसके अंदर क्या था, पहले क्या हुआ करता था, अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये नहीं लिखता था ना भी मैं शेड्यूल कास्ट जाति संबंध रखता हूं और जिसने मेरे साथ
घटना घटी है करी है वो जनरल कास्ट से या सवर्ण जाति से संबंध रखता था, तो ये SC एक्ट नहीं बनता था, ये प्रोविजन था इसमें। और लेकिन जब 8C सेक्शन जोड़ा उसके अंदर क्या किया, अगर कोई व्यक्ति परिचित हो, परिचित कौन होगा भी, एक गांव के रहने वाले होंगे, एक गांव के रहने वाले होंगे तो वो आपसे जानते होंगे, कोई भी हो सकता है, जानकार जिसको कहें। अगर परिचित है तो इसमें सेक्शन 8C के अंदर ये कह दिया कि कोर्ट परज्यूम कर लो भी वो उसकी कास्ट को जानता है। ये चीजें हैं। और क्वेश्चन हो तो देखो आप बताओ, मेरे को बताओ। रहती है जैसे हमारे को भी ये लगता है कि क्या कि आम धारणा ही है, वो कहेंगे उसको कि इस केस में SC ST एक्ट लगाने में भी जर्नल का गवाह होना जरूरी होता है क्या? ये इस पर प्रकाश डालें एक बार। ऐसा इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है जी सर। अगर किसी व्यक्ति के साथ अपराध हो गया और वहां पर अगर कोई व्यक्ति नहीं, खुद ही वो पीड़ित ही अकेला है, तो जनरल गवाह कहाँ से होगा? जब खुद ही अकेला है तो ऐसा जो धारणा है, ऐसी जो बात है, ये सब झूठी है, अफवाह है। इसमें जनरल के गवाह की कोई जरूरत नहीं है, ना बैकवर्ड के गवाह की जरूरत है। इसके अंदर जो जिसका चोट लगी, चाहे एक सिंगल आदमी है जिसका चोट लगी, वो अकेला ही गवाह काफी है। पीड़ित जो है वो यदि जीवित है तो वही काफी है, वही काफी है। जीवित है वो भी काफी। लेकिन अगर किसी की चोट लगी, वो गवाह ही काफी है। या फिर किसी ने को जाति सूचक गाड़ी दे दी, अगर हमारे पास और कोई गवाह है ही नहीं तो गवाह कहां से पैदा करेंगे जनरल का हम? तो जनरल का गवाह वाली बात सिर्फ झूठी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट का जो समाज है, दलित समाज है, उसको सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। भी तेरे पास जनरल की गवाह तो तू कहां से लाएगा, मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इसलिए मैं तो एक बात कहता, जो शेड्यूल कास्ट समाज के जो व्यक्ति जो पीड़ित है, जो SC ST एक्ट से संबंधित अपराध से संबंधित एप्लीकेशन देते हैं और इस कारण उस अपनी एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं करते, भी तेरे पास तो जनरल का गवाह नहीं है तो तेरे आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस भलेखे में नहीं रहना। अगर किसी के पास जनरल का गवाह की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं होती, जिसके साथ घटना घटी है वो अकेला ही गवाह काफी है। तो मैं दोबारा फिर आपको बताता हूं, जनरल का गवाह की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक किस्म की अफवाह है, गुमराह करने वाली बात है और कुछ नहीं है। पीड़ित के अधिकार सर, इसमें पीड़ित के अधिकार क्या क्या हैं, इस पर प्रकाश डालें। पीड़ित के अधिकार, जब हमारा जो एक्ट था 1989 एक्ट था, उसके अंदर इतने वाइडली नहीं थे। लेकिन जब 2016 का अमेंडमेंट आया तो उसके अंदर काफी पीड़ित के अधिकार हुए। उसके बाद पीड़ित के जो अधिकारों के साथ साथ जो स्टेट की ड्यूटी है, वो भी स्टेट की ड्यूटी भी उसके अंदर जोड़ दी गई। पीड़ित के अधिकार क्या है इसके अंदर? एक तो पीड़ित के अधिकार ये है भी आप कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको आप सुन सकते हो। अब नॉर्मली क्या चलन है, अगर कोई आदमी, पहले क्या था भी किसी व्यक्ति ने जमानत लगा दी, बेल लगा दी, तो पीड़ित को पता नहीं लगता था। अब कुछ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्टों के फैसले आए हैं, उसके अंदर उन्होंने स्पेशल डायरेक्शन दे दी भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, सरकारी वकील और आईओ होगा, उसकी जिम्मेवारी होगी पीड़ित को सूचित करें भी आपके केस में बेल लगी हुई है। नॉर्मली पहले क्या था, हमारे जो दलित समाज के व्यक्ति थे, शेड्यूल कास्ट व्यक्ति थे, उनको पता नहीं लगता था भी तेरे केस में क्या लगा हुआ है, बेल लगी हुई क्या है, भी उसके बगैर जानकारी के बेल हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो हमारा सेक्शन 15A के अंदर ये चीजें जोड़ दी गई है भी विक्टिम को उसकी किसी भी प्रोसीडिंग है उसकी सूचना देनी बहुत जरूरी होती है। दूसरी इसके अंदर क्या जोड़ दिया भाई विक्टिम को अपनी पसंद का वकील रख सकता है कोई भी। पीड़ित को सरकारी जो वकील मिलता है उससे भी अपनी पसंद का भी मिलेगा। सरकारी वकील तो है ही है। जी, अगर कोई व्यक्ति अपनी पसंद का वकील करना चाहे तो वो भी उसको मिलेगा। उसको सरकार उपलब्ध करवाएगी, और सरकार ही अपना जो भी खर्चा होगा, जो भी उसकी फीस होगी, सरकार देगी। और एक और मैं बता देता हूँ आपको साथियों, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पसंद का वकील ना किया, वैसे वकील कर दिया, उसके अंदर सरकार ने प्रोविजन, फिलहाल प्रोविजन क्या है, उस वकील के नाम की भी जो सरकार है, जो वकील की फीस है, वो 21,000 रुपये आज के टाइम में कर रखी है। पीड़ित को वकील करने के लिए भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। और इसके अंदर राइट क्या है सर, इसके अगर किसी भी जो सेक्शन 15A का सेक्शन 6 है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जोड़ा हुआ। इसके अंदर प्रोटेक्शन, कंप्लीट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई ट्रायल चलता है, ट्रायल तक अगर किसी व्यक्ति को जान का खतरा होता है, उसके परिवार को होता है,
तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी करती है। कोर्ट के संज्ञान में कोई बात आती है या कोई एप्लीकेशन देता पीड़ित भी मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है, तो कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन दो। दूसरी बात क्या है, उसको रिहेबिलिटेट करना, ये राइट के अंदर है। रिहेबिलिटेट करो, यानी कि उसको मकान बना कर दो या कोई शेल्टर होम दो, जो भी हो उसको रहने की व्यवस्था की जाए। उसकी रहने की जो व्यवस्था है, जो केस का जो टाइम पीरियड रहेगा, रहने की व्यवस्था वो सरकार की जिम्मेवारी में मानी जाती है। ये सरकार कुछ, मैं आगे बताऊंगा, एडिशनल रिलीफ के अंदर कुछ वो अलग भी चीजें परमानेंट भी होता है। ये तो उनके लिए जो कुछ भाई ज्यादा गंभीर अपराध ना हो, ज्यादा गंभीर अपराध के लिए अलग से विशेष प्रोविजन किया हुआ, उसको परमानेंट रेजिडेंस का प्रोविजन भी है। वो मैं आपको आप जब एडिशनल रिलीफ की बात आएगी, रूल की बात है, तब आपको बताऊंगा। लेकिन इसके अंदर तो ये एक्ट के अंदर प्रोविजन है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को कोई थ्रेट मिली और वो सबसे पहले पुलिस अधिकारी के पास जाएगा, एसपी के पास या किसी के पास, वहां पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो शिक्षा से संबंधित और क्या अधिकार हैं? इसके अंदर क्या है, SC/ST एक्ट के अंदर जो सेक्शन 15 है, इसके अंदर भी दिया हुआ है भाई अगर किसी के पास पीड़ित को कोई खतरा है, उसको गवाह को खतरा है, तो पुलिस सुरक्षा दी जाए। और SC/ST जो रूल है, रूल 3 के अंदर एक प्रोविजन किया हुआ है भाई जो विक्टिम है उसको आर्म लाइसेंस भी बनवा कर दिया जाए। इसके अंदर आर्म लाइसेंस का भी इसके अंदर प्रावधान है। प्रावधान तो है इसके अंदर, लेकिन मैंने नहीं सुना आज तक भी शायद किसी को आर्म लाइसेंस मिला। मेरे सामने ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि हिसार का एक मामला है, मैं आपको बता देता हूँ। हिसार का मामला है एक, उसके अंदर जो पीड़िता थी वो SC/ST कमीशन के अंदर चली गई। SC/ST कमीशन के अंदर जो यहाँ के अधिकारी थे उनकी वहां पर तारीखें लगी और वहां पर जो SC/ST कमीशन ने जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन के अंदर ये लिखा हुआ था भी पीड़ित को आर्म लाइसेंस दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है उसको ऑर्डर हुए काफी टाइम होगा, लेकिन आज तक उसको आर्म लाइसेंस नहीं मिला। ये प्रैक्टिकल में कितना है ये एक अलग बात है, लेकिन SC/ST रूल SC/ST रूल 3 के अंदर ये प्रोविजन है भी पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार ने पीड़ित को आर्म लाइसेंस देना पड़ेगा और उसको सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी, ये प्रावधान है। जी, मेरे को भी ध्यान आया सर, क्योंकि एक बार मदीना गांव के अंदर कोई कांड हुआ था, तो उनके जो वारिस हैं उनको लाइसेंस मिला हुआ है, वो इसी एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत अगर किसी को मिला है लाइसेंस, प्रोविजन मिला भी होगा, ऐसी बात नहीं किसी, लेकिन लेकिन इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है। जी। तो इसमें जो सरकार की क्या जिम्मेवारी बनती है? सरकार की ड्यूटी जो ड्यूटी कहे इसको या जिम्मेवारी जो भी कहे, सरकार की ड्यूटी जो वैसे नॉर्मली जो विक्टिम के राइट हैं वही सरकार की नॉर्मली ड्यूटी ही मानी जाती है। समझो आप, इसके अंदर क्या, जिस तरह भाई आर्म लाइसेंस की बात है तो उसको आर्म लाइसेंस देना चाहिए, सुरक्षा प्रदान की जाए, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए विक्टिम और उसको गवाह है उनको। दूसरी बात, उसको भाई रहने की व्यवस्था की जाए सरकार की तरफ से। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए भी उसको सही बगैर किसी डर के वो रह रही है ताकि वो अपना ट्रायल पूरा कर सके। सरकार को जो कोर्ट की प्रोसीडिंग उसकी सूचना देनी चाहिए। ये सारे प्रोविजन सारी सभी जो है ये सरकार की ड्यूटी में आते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और राइट है इसके अंदर, SC एक्ट के अंदर भाई किसी के अंदर आपने नहीं देखा होगा, कोई व्यक्ति अगर किसी की सहायता लेता है इसके अंदर अपराध के अंदर तो अच्छा नहीं मानता, लेकिन इसके अंदर प्रोविजन ही कर दिया भी आप किसी भी NGO की या किसी व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं इस चीज के लिए, इसके अंदर प्रोविजन। जी। ये जो आजकल सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वगैरह डाली जाती हैं, क्या इन पर भी कुछ अलग से प्रावधान है या इस पर प्रकाश डाले जा रहे हैं? इसमें SC/ST एक्ट के अंदर सोशल मीडिया अलग से कोई प्रावधान नहीं है अभी सोशल मीडिया से, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ अगर कोई हमारे भाई जिसको हम सम्मानजनक मानते हैं या जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, या जिस तरह हम हमारा पूजनीय बाबा साहब को मानते हैं या फिर हम काशीराम जी को मानते हैं, फिर गुरु रविदास और कबीरदास, जो भी जितने भी हम इस समाज के उत्थान के जितने महापुरुष हुए, महापुरुषों के ऊपर या फिर जाति के ऊपर भी महापुरुष है, उनके ऊपर टिप्पणी करना गलत। जी।
महापुरुषों के अलावा जिस तरह हमारा कोई पूर्वज है, जिस तरह मेरे दादाजी है, कोई भी, उसके ऊपर भी गलत टिप्पणी करना, जिसका दलित समाज के अंदर या दलित समाज के व्यक्ति के प्रति उसका सम्मान हो, उसके बारे में सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करना, जातिवादी टिप्पणी करना या कुछ और अभद्र भाषा प्रयोग करना SC/ST एक्ट के दायरे के अंदर आता है। और इसके अंदर और सबसे मेजर प्रोविजन है, मैं आपको बताता हूँ, वो जो SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो जो आर्थिक सहायता मिलती है वो काफी रोल अदा करती है पीड़ित को, पीड़ित का अपना जो जीवन है अच्छी तरह से चलाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति काफी पीड़ित व्यक्ति को गांव तक भी छोड़ना पड़ता है। अगर गांव छोड़ दिया जाए तो उसको खाएगा कहाँ से, रहेगा कहाँ से, उसके लिए भी उसको दिक्कत होती है, कार्य करने में भी दिक्कत होती है। लेकिन जो SC/ST रूल है ना, रूल 12, उसके अंदर ये प्रोविजन जोड़ के और एक शेड्यूल काफी लंबा चौड़ा 46 पॉइंट है, उसके अंदर 46 या 47 पॉइंट है, जिसके अंदर हर एक अपराध के बारे में ये बता रखा, अगर ये अपराध हो गया तो आपको इतनी आर्थिक सहायता मिलेगी। और आर्थिक सहायता मैं बता देता हूं, आर्थिक सहायता लगभग 50,000 से लेके 8.25 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती है SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज होने पर। 50,000 कम से कम और 8 लाख तक की आर्थिक सहायता, 8 लाख से भी ऊपर हो जाती है, 8.25 लाख रुपए, 8.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज और बताता हूं, अगर अपराध काफी गंभीर श्रेणी का हो तो एडिशनल रिलीफ की भी प्रोविजन इसके अंदर, उसके अंदर 8.25 लाख तो मिलेंगे, एडिशनल रिलीफ भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो किसी के साथ रेप है, गैंग रेप है, मर्डर है और डेथ है, हम डेथ किसको मानते हैं, कई बार ये पता भी आम नागरिक को ये नहीं पता डेथ क्या होती है। डेथ के अंदर अगर कोई सुसाइड कर सकता है और सुसाइड के अंदर कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति जिम्मेवार सुसाइड के लिए, वो उसको डेथ के अंदर काउंट होता है। उसके अंदर क्या प्रोविजन है, ऐसे सिस्टम के अंदर मर्डर हो जाए, डेथ हो जाए, गैंग रेप हो, उसके अंदर सरकार की तरफ से क्या प्रोविजन है, इस रूल के अंदर क्या, सरकार की तरफ रूल के अंदर क्या प्रोविजन है। जी 8.25 लाख रुपए का तो प्रोविजन है ही आर्थिक सहायता का। उसके अलावा रूल के अंदर फैमिली पेंशन का प्रोविजन है 5,000 रुपए मंथली, यानी कि उसकी फैमिली को 5,000 रुपए कब तक मिलेगी पेंशन, वो जिंदगी भर फैमिली पेंशन मिलेगी। वो तो फैमिली पेंशन का प्रोविजन 5,000 रुपए का। दूसरी इसके अंदर क्या है, एक व्यक्ति को जॉब का प्रोविजन है। जी भाई, एक व्यक्ति को जॉब दो ताकि वो अपने गुजर बसर अच्छी तरह से चला सके। और इसके अंदर मकान बनाने के लिए या घर बनाने के लिए जमीन दी जाए उसको, और उसमें यहां तक का भी प्रोविजन है भी उसको कृषियों की भूमि भी दी जाए। ये जो मैंने जो बताई एडिशनल रिलीफ है। अगर कोई गंभीर अपराध करता है, उसकी डेथ होती है, किसी और वजह से रेप होता है, गैंग रेप, उन चीजों के लिए ये चीजें प्रोविजन रखा है एडिशनल रिलीफ का। और मेरे पास मैं कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पढ़ रहा था, उसके अंदर कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर एक पीड़ित के परिवार को 3,000 रुपए फैमिली पेंशन उसकी बना रखी है। और वो बनाई कब थी, 3,000 रुपए क्यों थी, क्योंकि जिस वक्त 3,000 रुपए बना उस वक्त इस एक्ट के अंदर प्रोविजन 3,000 रुपए का था, उसके बाद में अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब उसके बाद पहले 3,000 का था, अब 5,000 रुपए, आज की डेट में 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए उसकी फैमिली को मिलेगी। फैमिली पेंशन का प्रोविजन है, फैमिली के पारिवारिक। ये दरअसल डिपेंड करता है कि आप जो कोई भी, मैं ये नहीं कहता भी सभी एडवोकेट गलत है, लेकिन जिस एडवोकेट को आप करते हो डिपेंड करता है वो आपके केस को किस तरह से हैंडल करता है। जी क्योंकि हो सकता है अभी इस स्टेज तक ना जाए या इस इंटरेस्ट ना ले, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति मेरी वीडियो को देखेगा वो इस बात को ध्यान रखे भी आपको एडिशनल रिलीफ भी मिलता है मर्डर, डेथ, गैंग रेप और रेप के सिलसिले में। इस बात का विशेष ध्यान रखें, उनको एडिशनल रिलीफ के लिए आप ट्राई करो। अगर कोई भी एडिशनल रिलीफ आपको नहीं देता, उसका क्या आपको रेमेडी है भी, आपने सरकार को लिख दिया, सरकार ने आपको एडिशनल रिलीफ नहीं दिया, फिर आप क्या कर सकते हो जी। उसके लिए आप जो हमारा रूल 12 है ना, उसी के अंदर एक रूल 12 का शायद 6 पार्ट है, 12 का उपखंड 6, उसके अंदर दिया भी आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो। कोर्ट के अंदर कब तक जा सकते हो, कोर्ट के अंदर तो सिर्फ प्रोविजन है जब ट्रायल तक जा सकते हो। ये सेक्शन 15 के अंदर भी दिया हुआ है और रूल 12 के अंदर भी दिया हुआ है। अगर आपको सरकार की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आर्थिक सहायता नहीं मिलती या एडिशनल रिलीफ नहीं मिलता, एडिशनल रिलीफ का मतलब आपको जॉब नहीं लगाता कोई आदमी,
आपके परिवार की पेंशन नहीं करता, आपके शेल्टर का प्रबंध नहीं करता, आपके घर का प्रबंध नहीं करता, या आपको प्लाट मुहैया नहीं कराता, या घर बनाने के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं करता, जितनी भी आ गई वो नहीं करता, तो आप जिस कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है उस कोर्ट के अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, वहां पर जा सकते हो अपने सामान्य एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी या उसके लिए कोई अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये एक्ट के अंदर जो प्रावधान है सेक्शन 15, 12 इसके मुताबिक वकील को उसको पता होता है उसके मुताबिक वो लगा सकता है और सेशन के अंदर आपकी सुनवाई होगी और इसके अंदर तो ये प्रावधान है जल्दी से जल्दी उसको निपटारा किया जाए। जी जी। और मैं एक आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, और जिस तरह भी कोई ये कहते भी नहीं होता ये काम, हिसार के अंदर एक काम हो चुका है और एक पीड़िता को नौकरी लगाने के आदेश कोर्ट ने कर दिए थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हुई, एक अलग बात है। ज्वाइनिंग नहीं हुई है लेकिन आदेश हो चुके हैं उसके। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो भी शेड्यूल कास्ट का विक्टिम है या तो खुद ऐसे एक्ट को पढ़ लो ताकि उसको नॉलेज हो जाए, या फिर हमारा जो वीडियो है इसके मुताबिक इसके अंदर आप देखो और जितने भी आपके राइट है उनको राइट को आप लो। और कोई बात हो तो बताओ आप। जी 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 सर। आज हमारे साथ जले सिंह जी कांटीवाल एडवोकेट जी जो अभी आपको जानकारी दी, ये एक विशेष गहन जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा बताएं। और इसमें यदि आपने कोई और भी जानकारी चाहे वो भी हम जानकारी आपको दिलाने का एडवोकेट साहब से अनुरोध करेंगे कि वो आपको देंगे। तो देखते रहिए मूक नायक इंडिया न्यूज।